नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग 30 और 31 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए आवेदन कब तक आमंत्रित किए गए हैं? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 नवंबर। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के लिए पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे। आवेदन की निर्धारित तिथि 2 नवंबर को रात्रि 11:59 तक पोर्टल की वेबसाइट dbtyasandsports.gov.in में ऑनलाइन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में घोड़ावाला नाम से प्रसिद्ध सरपंच निर्मल दिवाकर कहाँ से हैं? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 बिलासपुर। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। बिलासपुर में घोड़ावाला नाम से प्रसिद्ध चर्चित सरपंच निर्मल दिवाकर ने घोड़े पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी से बिल्हा विधानसभा से नामांकन पत्र जमा किया। ध्यान देंगे, निर्मल दिवाकर जो सरपंच है, ठीक है, ये घोड़े में बैठकर नामांकन पत्र दाखिल करने गए बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से। और जिस पार्टी से हैं, ये प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी से हैं। पहले ये कांग्रेस में थे, फिर जनता कांग्रेस में गए और अभी हाल ही में इन्होंने प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन दाखिल किया है घोड़े पर सवार होकर। तो इन्हें घोड़ा वाला नाम से ये चर्चित है बिलासपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के कुल कितनी विधानसभा सीटों पर मतदान होना है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 70 विधानसभा सीटों पर। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के कुल 70 विधानसभा सीटों पर, ठीक है, ध्यान देंगे, दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों पर 1219 प्रत्याशियों ने 1985 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, ठीक है। वहीं इससे पहले चरण में 20 सीटों पर, ध्यान देंगे, पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव के लिए 294 उम्मीदवारों ने 455 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। पहला जो चरण है उसमें 20 सीटों पर जो वोटिंग है वो 7 नवंबर को होगी। उसके बाद बचे हुए 70 सीटों पर 17 नवंबर को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस बार बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चला? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 107 दिनों तक। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐतिहासिक दशहरा ही नहीं मनाया जाता, बल्कि माँ मावली की डोली और माँ दंतेश्वरी के छत्र का भी ऐतिहासिक सम्मान के साथ विदाई होता है। दिनांक 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे माँ दंतेश्वरी का राजपरिवार और टेम्पल कमेटी दोनों की ओर से 16 श्रृंगार कर माँ की विदाई दी गई। बता दें कि ऐतिहासिक बस्तर दशहरा इस बार 107 दिनों तक चला। उक्त बस्तर दशहरा में शामिल होने दंतेवाड़ा से माँ दंतेश्वरी का छत्र और मावली माता की डोली पंचमी को निकली, जो अष्टमी तिथि को बस्तर पहुंची थी। इस दौरान करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां दर्शन पूजन किए। इसके बाद मावली प्रभाव की रस्में निभाई गई। ध्यान देंगे, इस बार जो बस्तर दशहरा है वो 107 दिनों तक चला और जो अंतिम दिन था जिसमें माँ दंतेश्वरी के छत्र और मावली माता की डोली को विदाई दी गई वो 31 अक्टूबर को ही, मतलब आज के दिन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय द्वारा
कथक अश्वमेध 2023 का छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में आयोजन किया जा रहा है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 रायपुर। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, निर्झर कला संस्थान, गुरु कुंदनलाल गंगानी फाउंडेशन और गुरु साधना फाउंडेशन ने अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य प्रतियोगिता कथक अश्वमेध 2023 का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्राचीन कलाओं और संस्कृति की ओर आकर्षित करना है और उन्हें आजीविका के साधन के रूप में कथक नृत्य को समृद्ध करने के लिए प्रेरित करना है। कथक गुरु डॉक्टर साधना नाफड़े और पंडित कुंदनलाल गंगानी की स्मृति में आयोजित इस प्रतियोगिता का प्रारंभिक राउंड लगभग 40 शहरों में आयोजित किया गया है। अक्टूबर और नवंबर माह में प्रत्येक शनिवार रविवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह प्रतिस्पर्धा देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों के कथक नृत्य कलाकारों को दिल्ली आकर अपना कौशल दिखाने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगी। इसके लिए वेबसाइट www.nirjar.org पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। कथक अश्वमेध 2023 का प्रिलिमिनरी राउंड में प्रतियोगिता को 2 समूह में विभाजित किया गया है। मतलब पहला राउंड प्रीलिम्स राउंड जो है वो 2 समूह में विभाजित किया गया है। पहला समूह 12 से 25 आयु वर्ग के छात्रों के लिए होगा और दूसरा समूह 26 से 40 आयु वर्ग के लिए होगा। ठीक है। पहले राउंड से लगभग 140 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। रायपुर में पहला राउंड 4-5 नवंबर को होगा। ठीक है, ध्यान देंगे 40 प्रमुख शहरों में आयोजन हो रहा है। ठीक है, और 2 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट राउंड को जो रायपुर का जो पहला राउंड है रायपुर के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 4 और 5 नवंबर को होगा। सभी शहरों से सर्वश्रेष्ठ 7 नर्तकों दोनों समूह से को ग्रैंड फिनाले के लिए चुना जाएगा। इन 7 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को देश की राजधानी में एक शानदार कार्यक्रम में अपनी कला पेश करने का मौका मिलेगा। दोनों समूहों में सर्वश्रेष्ठ 3 विजेताओं का चयन किया जाएगा और विजेताओं को शानदार पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सी राजनीतिक पार्टी ने अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भाजपा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और कला को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने चुनाव अभियान का एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है। यह एंथम साहित्य और मनोरंजन से भरपूर है। एंथम छत्तीसगढ़ी, गोंडी और हल्बी बोली में तैयार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की थीम सॉन्ग को किसने लॉन्च किया? 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्रियंका गांधी। इम्पॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिलासपुर में आयोजित चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। ठीक है, प्रियंका गांधी अपने बिलासपुर दौरे में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का थीम सॉन्ग को लॉन्च किया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने 8 बड़ी घोषणाएं की हैं। कहाँ? खैरागढ़ में। खैरागढ़ में प्रियंका गांधी ने 8 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहला है इसमें सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में आएंगे। ठीक है, सिलेंडर मतलब 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली। ठीक है, मतलब शुरुआती 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी। महिला स्व सहायता समूहों और
सक्षम योजना के तहत लिए गए ऋण माफ़ होंगे। ठीक है। चौथा है, आगामी वर्षों में 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों को बनाया जाएगा। ठीक है। पांचवा है, राज्य के सभी सरकारी स्कूल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड होंगे। मतलब सारे स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल बन जाएंगे। ठीक है। छठवा है, छत्तीसगढ़ के निवासियों के सड़क दुर्घटनाओं में और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत निःशुल्क इलाज होगा। ठीक। सातवां है, परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6600 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ रुपए के बकाया मोटर यान कर्ज कर ब्याज का कर्ज माफ़ किया जाएगा। आठवां है, राज्य के किसानों से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। ठीक है। अब से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जनता कांग्रेस के अमित जोगी कौन सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? चार ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, पाटन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच कहाँ खेला जाएगा? चार ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, रायपुर। इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट खत्म होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच 1 दिसंबर को रायपुर के वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है। ध्यान देंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो 5 मैच का T20 सीरीज होगा उसका चौथा मैच 1 दिसंबर को रायपुर में होगा। BCCI की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक अभी यह मैच नागपुर में खेला जाना है, लेकिन अब इसे रायपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। पहले नागपुर में होना था, अब ये रायपुर में होगा 1 दिसंबर का मैच। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गुल्लू जलप्रपात कहाँ स्थित है? चार ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, जसपुर। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल जी की जयंती कब मनाई जाती है? चार ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है 31 अक्टूबर। ध्यान देंगे, इनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सिख पंथ के चौथे गुरु गुरु रामदास का प्रकाश पर्व कब मनाया गया? चार ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, 30 अक्टूबर को। सिख पंथ के चौथे गुरु गुरु रामदास का जो प्रकाश पर्व है वो 30 अक्टूबर को मनाया गया, मतलब उनका जन्मदिन। ठीक है। इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं। अमृतसर शहर के संस्थापक, ध्यान देंगे, अमृत शहर के जो संस्थापक बोल रहे हैं, मतलब जो चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, ये एक्चुअल में इन्होंने ही अमृतसर शहर की नींव रखी थी। ठीक है। और इनका जो प्रकाश पर्व है 30 अक्टूबर को मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 23वीं राज्य स्तरीय जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? चार ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, भिलाई। इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं। भिलाई में 23वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें ITBP के जूडो कोचिंग कैंप कोंडागांव से 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में 6 लड़कियां भी शामिल थीं। इनमें से 5 ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि 3 ने सिल्वर और 4 ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ठीक है। ध्यान देंगे, 5 ने गोल्ड मेडल, 3 ने सिल्वर और 4 ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसका राष्ट्रीय प्रतियोगिता 15 से 18 दिसंबर को केरल के कोच्चि में आयोजित होगा। ठीक है। केरल के कोच्चि में आयोजित किया जाएगा
और इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी भाग लेंगे। ठीक है, मतलब 5 खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलने जाएंगे कोच्चि। हमारा अगला प्रश्न है, आषाढ़ी दिवस कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है गुजराती। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में टाऊ की खेती कौन से क्षेत्र में की जा रही है? 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है जसपुर। ऑप्शन 2 जसपुर। इसके इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। पाट क्षेत्र में, ध्यान देंगे जसपुर पाट क्षेत्र है, टाऊ की फसल लहलहा रही है। जसपुर में उपजाऊ वाला टाऊ तिब्बत चीन तक निर्यात होता है। इस बार 15 करोड़ रुपए से भी अधिक की फसल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिले के मतलब जसपुर जिले के पाट क्षेत्र के किसान अब उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो गए हैं। किसान टमाटर, आलू, सरसों, रामतिल, मिर्ची के साथ साथ टाऊ की भी फसल लगाने लेने लगे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी के लिए टोकन तुहर ऐप का कौन सा वर्जन लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 2.0। इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से होगी। इस बार भी किसानों को धान बेचने के लिए मोबाइल ऐप से टोकन की सुविधा मिलेगी। किसान मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर घर बैठे या फिर किसी स्थान से टोकन के लिए विकल्प भर सकेंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि धान व मक्का खरीदी में सभी जिलों के लिए टोकन से खरीदी अनिवार्य है। इस ऐप से किसान अपने धान का टोकन खुद काट सकेंगे। इस बार भी एक किसान धान बेचने के लिए अधिकतम 3 बार ही टोकन काट सकेगा। किसानों को समस्या न हो इसके लिए धान खरीदी शुरू होने से पहले टोकन तुहर ऐप के वर्जन 2 पर अपडेट किया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे अधिकतम 3 बार टोकन काट सकते हैं और नया ऐप है 2.0। हर बार की तरह खरीदी के लिए किसानों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। इनमें से एक, किसान को 3 टोकन बनाने की अनुमति रहेगी जिसमें निरस्त टोकन भी शामिल रहेंगे। किसान को टोकनों में धान मात्रा के बराबर धान केंद्र लाना होगा। धान की मात्रा 0.40 क्विंटल प्रति बोरा के अनुपात से रहेगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की टीम ने गोवा नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए महिला फेंसिंग टीम ने कौन सा मेडल जीत लिया है? 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 रजत। इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ की टीम ने गोवा नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए महिला फेंसिंग पहली बार सिल्वर मेडल जीत लिया है। महिला फेंसिंग की टीम ने पहली बार सिल्वर मेडल जीत लिया है। टीम अब भी मेडल टैली में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 23वें नंबर पर काबिज है। रविवार को हुए महिला फेंसिंग एपी टीम इवेंट के खिताबी मुकाबले में हरियाणा ने छत्तीसगढ़ को 45-16 से शिकस्त दी, जिसके बाद टीम को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। ध्यान देंगे जो 37वां नेशनल गेम्स है वो गोवा में चल रहा है और दिन ब दिन हमारे छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स कोई ना कोई मेडल जीत रहे हैं। तो आज महिला फेंसिंग की टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। यह हरियाणा से फाइनल में हारी तो सिल्वर मेडल पर संतोष करना पड़ा। और मेडल टैली देखी जाए तो 23rd नंबर पे है जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शंस सारे गलत हैं। इसके इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। बलौदा बाज़ार से 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पलारी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है जो 9वीं शताब्दी का। ध्यान देंगे पलारी में जो बलौदाबाजार जिला में, वहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है जो 9वीं शताब्दी का है।
यहाँ शिव विवाह के दृश्य को मंदिर के पत्थर पर उकेरा गया है। बारातियों में शामिल होने के लिए यहाँ देवताओं को पुष्पक विमान से आता हुआ दिखाया गया है। ये कुबेर के उसी पुष्पक विमान का चित्रण है जिसे रावण ने उनसे छीन लिया था। मंदिर में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंदिर पर विशाल मेला लगता है। पलारी का बाल समुद्र तालाब, ध्यान देंगे पलारी में बाल समुद्र तालाब भी है जो प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है, ठीक है, जो 150 एकड़ में फैला हुआ है। इसे देखने आसपास और दूर दराज के लोग तो आते ही हैं। यहाँ मंदिर और तालाब को देखने विदेशी सैलानियों का भी आना जाना लगा रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन में वृद्ध मतदाताओं को मतदान में सुविधा प्रदान करने के लिए उम्र सीमा क्या तय की गई है? हमारे चार ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 80 वर्ष। इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन में विकलांग तथा वृद्ध मतदाताओं को मतदान में सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इनके लिए घर बैठे ही डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही यदि विकलांग मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक आने के लिए वाहन की सुविधा चाहेंगे तो निर्वाचन आयोग की तरफ से सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब उनके पास दो ऑप्शंस हैं, डाक मतपत्र से भी कर सकते हैं, यदि वो चाहते हैं जाना तो उनके लिए गाड़ी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा के लिए ऐसे मतदाताओं को पहले अपना पंजीयन कराना होगा। मतदान केंद्र पर मतदान के लिए आने वाले विकलांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाताओं को कतार में खड़े न रहना पड़े, इसलिए उन्हें वोट डालने के लिए पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए ईवीएम मशीन पर प्रत्याशियों का नाम ब्रेल लिपि में भी मुद्रित कराया जा रहा है, ठीक है। जो अंधे लोग हैं उनको भी वोटिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए ईवीएम में ब्रेल लिपि का यूज़ किया जा रहा है। मतलब जो प्रत्याशियों का नाम होगा वो ब्रेल लिपि के आधार पर भी होगा, ताकि जो दृष्टि बाधित व्यक्ति हैं, मतदाता हैं, वह भी वोट कर सकें। हमारा अगला प्रश्न है, भंवर दिग नदी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, कोंडागांव। हमारा अगला प्रश्न है, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कहाँ सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, बलरामपुर में। इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं। गौरलाटा, इस नाम को ध्यान रखेंगे। गौरलाटा में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में 15,000 से अधिक लोगों ने शामिल होकर सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का निर्माण करते हुए नया इतिहास रचा। छत्तीसगढ़ राज्य के सिरमौर पर स्थित बलरामपुर रामानुजगंज जिले में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, ऊंचाई 1225 मीटर में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे संघ की मेजबानी में आयोजित कौन सी पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता चल रही है? चार ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 77वीं। इम्पोर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे संघ की मेजबानी में आयोजित 77वीं पुरुष व 15वीं महिला अखिल भारतीय रेल बॉक्सिंग प्रतियोगिता चल रही है। रविवार को इस स्पर्धा के दौरान महिला वर्ग में बिलासपुर के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अलग अलग वजन में पूनम व लासू यादव ने विरोधी टीम के खिलाड़ियों को करारी शिकस्त देकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया।
ध्यान देंगे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे संघ की मेजबानी में 77वीं पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता चल रही है और 15वीं महिला अखिल भारतीय पैरेलल बॉक्सिंग प्रतियोगिता चल रही है। ठीक है, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से पूनम और लासू यादव ने गोल्ड मेडल जीता। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कब आयोजित हुई? 4 ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 30 अक्टूबर। इम्पोर्टेंट तथ्य को देखते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव हो रहा है। इसमें करीब 1500 मतदाता वोटिंग करेंगे। ठीक है, वहीं काउंटिंग 31 अक्टूबर को होगी। बता दें कि 9 पदों के लिए 51 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 9 पदों के लिए 51 प्रत्याशी। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए 6, वाइस प्रेसिडेंट महिला के लिए 3, सेक्रेटरी के लिए 5, सह सचिव के लिए 6, कोषाध्यक्ष के लिए 3, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 3 और एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए 19 प्रत्याशी उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हो रहा है। ठीक है, 30 को चुनाव हुआ और 31 को उसका काउंटिंग होगा, रिजल्ट आएगा। 1500 वोटर्स हैं। ठीक है, ओवरऑल 9 पदों के लिए 51 प्रत्याशी खड़े हैं। आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।